कक्षा 12 के विद्यार्थियों, हमारा फर्स्ट लेसन है जीवों में जनन। इस लेसन में हमने मुख्य आपको 2 टॉपिक बताए थे। एक तो है अलैंगिक जनन और दूसरा टॉपिक है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हमने कंप्लीट हमारी पहली क्लास में हमने पूरा देखा था। लैंगिक जनन के 3 पार्ट हैं, जिसमें से हमने एक पार्ट पूरा देख लिया है। आगे की क्लास या अगला टॉपिक आज हम देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी लैंगिक जनन, इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक देखा था निषेचन पूर्व घटना, जिसमें हमने देखा युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। आज हम सेकंड टॉपिक देखते हैं निषेचन। निषेचन इंग्लिश टर्म है इसकी फर्टिलाइजेशन। हमने बात की नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, इनका जब संलयन होता है यानी आपस में ये जुड़ते हैं, संलयन, तो इसे हम क्या कहते हैं? युग्मक संलयन। और इसी टर्म को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम? निषेचन, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं और संलयित होते हैं, तो वह यह प्रोसेस क्या कहलाती है? निषेचन। अब निषेचन है ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन से अभिप्राय है जीव के शरीर के बाहर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, तो यह निषेचन कौन सा कहलाता है? बाह्य निषेचन। जैसे जलीय जीव हैं, उभयचर है, शैवाल। बाह्य निषेचन किन किन में पाया जाता है? जलीय जीवों में, उभयचरों में और शैवालों में। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आंतरिक निषेचन, जब निषेचन कहाँ हो? जीव के शरीर के अंदर। तो यह निषेचन किस में पाया जाता है? उच्च वर्गीय प्लांट्स या पादपों में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और स्तनधारी वर्ग। इसमें हमने देखे हैं प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, पक्षी है, रेप्टाइल्स। इनमें निषेचन कौन सा होता है? कौन सा प्रकार होता है? आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन की बात करें तो जब जलीय जीव है तो यानी इसमें माध्यम क्या है? जल है। तो इस निषेचन में या इस प्रकार के जीवों में जिनमें बाह्य निषेचन होता है, इनमें नर युग्मक अधिक संख्या में और क्या होते हैं? चलनशील। और ये जब मादा युग्मक से इनका संयोजन होता है, निषेचन होता है, तो इनसे आगे एग बनते हैं। तो इस प्रकार के जीवों में नई संतति है, उसकी संख्या भी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और उनमें से जो वातावरण के अनुकूल है वो आगे उनकी लाइफ टाइम आगे यानी वो आगे जीवित रहते हैं। और कुछ एग हैं, ये क्या है? जीव बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं या किसी भी प्रकार की किसी घटना के कारण। और जब आंतरिक निषेचन होता है तो इनमें आंतरिक निषेचन में भी मादा युग्मक या एग सेल संख्या में कम होते हैं और अचलनशील होते हैं, जबकि नर युग्मक या जो मादा नर जनक है उससे बनने वाले युग्मक हैं, इनकी संख्या अधिक और ये क्या होते हैं? चलनशील होते हैं और ये मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है तो ये सभी नर युग्मक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इनमें से इसलिए इनकी संख्या अधिक है और इनका मादा युग्मक से संयोजन होने के बाद कौन सी क्रिया पूरी हो जाती है? ये निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन आप और देखिए। ये तो हमने बात की निषेचन की। यहाँ एक शब्द और आता है अनिषेक जनन। मधुमक्खी
रोटिफर्स आधे इन जीवों में निषेचन के बिना ही, यानी नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ कोई संयोजन नहीं होता, निषेचन के बिना ही इनसे नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? अनिषेक जनन। इसमें केवल मादा युग्मक ही नए जीव को उत्पन्न करने की उसमें क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? अनिषेक जनन, या इसे इंग्लिश टर्म होती है पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मधुमक्खियाँ या रोटिफर्स। तो निषेचन की डेफिनेशन, निषेचन के टाइप, और एक यहाँ छोटी सी हमने परिभाषा देखी है अनिषेक जनन की। लैंगिक जनन का तीसरा स्टेप है निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है। इसमें भी दो टाइप होता है। सबसे पहले तो इसमें क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज बनने के बाद इसमें स्टेप होता है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी भ्रूण का विकास। युग्मनज इंग्लिश टर्म होती है इसकी जाइगोट। हमने पहले की क्लास में चर्चा की थी, हमेशा युग्मक, चाहे नर युग्मक है चाहे मादा युग्मक, कैसी कोशिका होती है? ये अगुणित कोशिका। कैसी कोशिका होती है? अगुणित कोशिका। और जब दोनों का संलयन होगा तो यहाँ युग्मनज क्या बनता है? 2n। तो युग्मनज किस प्रकार की कोशिका होती है? 2n कोशिका। देखेंगे कि निषेचन के बाद नर और मादा युग्मक के संलयन से यहाँ क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज। अब जिनमें बाह्य निषेचन है तो उन्हें भारी माध्यम में युग्मनज बनता है, और जिन जीवों में आंतरिक निषेचन होता है उनमें शरीर के भीतर 2n या युग्मनज का निर्माण होता है। आगे यहाँ हम दो डेफिनेशन और देखते हैं। एक तो होता है डिप्लोबायोटिक और एक होता है हैप्लोबायोटिक। डिप्लोबायोटिक से अभिप्राय है इनमें द्विगुणित पादप या जनक होता है, और हैप्लोडिप्लोबायोटिक का मतलब है कि इनमें जो मेन जनक है वो क्या होता है? अगुणित थैलस कहें या अगुणित पादप। द्विगुणित पादप है, इसमें सबसे पहले क्या बनेंगे? युग्मक। जब युग्मक बनेंगे, युग्मक हमने देखा कौन सी कोशिका होती है? n अगुणित होती है। द्विगुणित जनक से पहले अर्धसूत्रीय विभाजन होने से अगुणित युग्मक बनता है। इसमें वापस निषेचन क्रिया होने से यहाँ क्या बनती है? द्विगुणित युग्मनज। और युग्मनज बनने के बाद इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, उनमें विभेदन भी होता है, और उससे आगे भ्रूण का विकास होता है। तो युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भवन। और इस प्रोसेस के दौरान उस युग्मनज में 2n कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाओं के ग्रुप बनते हैं, और उसमें आगे क्या होती है? विदलन भी क्रिया होती है, और उनमें विभाजन से पहले उसमें कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं, फिर उनसे अलग अलग जीव के अंगों का निर्माण होता है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की बात करें तो इसमें सबसे पहले 8 कोशिका अवस्था आती है, ब्लास्टोमियर्स, कोरक भवन, विदलन, गैस्ट्रोला भवन। फिर उसमें 3 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये तीनों स्तर जीव के अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। त्वचा है, वृक्क है, हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है, इन सभी भागों का ये जो 3 स्तर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों अपने अलग अलग अंगों का निर्माण का कार्य शुरू कर लेते हैं। और इस प्रोसेस में जितना लाइफ टाइम या जितनी अवधि का समय लगता है, लगभग 36 सप्ताह का समय है, उस दौरान इस पूरे भ्रूण का विकास हो जाता है, और उसके बाद उसका भ्रूण का प्रसव प्रक्रिया के द्वारा जन्म होता है। तो ये प्रोसेस आपको मैंने एग्जाम्पल किसका समझाया है? ह्यूमन बीइंग का।
आगे जैसे जैसे डिटेल में जो भी हमारे आगे के लेसन में इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिस एनिमल प्राणी का या ह्यूमन बीइंग का यहाँ डिटेल से हमें सिलेबस में हमारा टॉपिक होगा, हम उसे आगे बिल्कुल स्टडी करेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता देती हूँ कि निषेचन के बाद जब युग्मनज बन जाता है, 2n कोशिका होती है, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भवन। और इसका एग्जाम्पल आपको नॉर्मल सा एग्जाम्पल मनुष्य का ही बता रही हूँ, जिसमें 2n बनने के बाद उसमें लगातार बहुत तेज़ी से 1 मिनट में भी बहुत कोशिकाएं बनती है, लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं और कोशिकाएं पहले 2 से 4, 4 से 8, 16 इस तरह से बढ़ती है। फिर उनमें क्या होता है, अलग अलग उनमें विदलन की स्टेज होती है, गैस्ट्रुला भवन होता है। इसके दौरान 3 स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। इनके बारे में हमने 11th क्लास में भी जब हमने ये सारे वर्गों के बारे में पढ़ा था तो वहाँ अलग अलग स्तर पढ़े थे हमने कि मेसोड्रम से ये उत्सर्जन तंत्र है, इसका निर्माण होता है, या यकृत का हमने देखा, हृदय के बारे में, ये सारे हमने पढ़े थे। तो ये 3 स्तर के बारे में आपको मैंने उस समय भी बताया था कि ये जब हम भ्रूणोद्भवन या हम जनन से संबंधित टॉपिक देखेंगे उस समय हम इसे स्टडी करेंगे। तो ये तीनों स्तर हैं, जीव के सभी जो अलग अलग अंग हैं उनका निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस में लगभग 34 से 36 सप्ताह का समय लगता है। उसके बाद उस भ्रूण का प्रसव प्रक्रिया के द्वारा जन्म होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस थी? भ्रूणोद्भवन। इसी प्रकार हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में भी क्या है, डिप्लोबायोटिक का मतलब है कि जो मेन पहले जनक है उसकी वो पादप कैसा होता है? द्विगुणित। और द्विगुणित से पहले अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनते हैं n, वापस इनका संयोजन या निषेचन होने से क्या बनता है? 2n, और इसी से आगे फिर नया भ्रूण बन जाता है। हेप्लो डिप्लो से मतलब है कि जो मेन जनक है, जो बॉडी है, जैसे कि मॉस है, मॉस या प्रोथेलस, इनमें पादप क्या होता है? पहले एगुणित। एगुणित पादप है, इनके युग्मक भी क्या होंगे? एगुणित। इनमें जब निषेचन होगा तो युग्मनज क्या बनेगा? 2n, और फिर वापस अर्धसूत्री विभाजन होने से वापस इनमें कैसी कोशिका बन जाती है? n। तो इस प्रकार के टाइप को हम क्या कहते हैं? हैप्लो डिप्लो बायोटिक। इसी के साथ आप ये देखिए, प्लांट्स में हमने उस दिन आपको बताया था कि हमने ये कहा ये कौन सा भाग होता है? वर्तिकाग्र, और ये क्या होता है? वर्तिका। इससे आगे यहाँ ये क्या होता है? अंडाशय। यहाँ बीच में क्या होता है? ये बीजांड। इनके बारे में अभी हम देखेंगे, और भी इनके अलग अलग टाइप भी होते हैं। बीजांड है, ये बहुत टाइप का होता है, रिजु बीजांड होता है, प्रतीप बीजांड होता है, इसी प्रकार। तो ये जब इस पर परागकण आकर यहाँ गिरता है तो परागकण का अंकुरन होता है, पराग नली बनती है, यहाँ से होते हुए नर युग्मक यहाँ 2n, यहाँ n कोशिका एग सेल बनी है, उस एग सेल के संपर्क में आता है और यहाँ भी निषेचन क्रिया, यानी ये भी कैसा निषेचन हुआ? आंतरिक निषेचन। यहाँ निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के बाद यहाँ क्या बनता है? युग्मनज या 2n सेल। उसमें भी क्या होंगे? अब आगे परिवर्धन होंगे। तो उस परिवर्धन के दौरान जब इसका परिवर्धन होता है तो यहाँ जो अंडाशय है ये तो क्या बनाता है? किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। और बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। और हम देखते हैं कि बीज के बाहर फल भित्ति भी पाई जाती है। तो इस प्रकार इन सभी भागों को डिटेल से हम आगे आगे अपने नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज आप देखिए, हमारा जो लैंगिक जनन के मुख्य 3 पार्ट थे, जिनका एज ए केवल ये इंट्रोडक्शन ही है कि हमने देखा कि लैंगिक जनन होने के लिए हमारे पास 2 जनक, नर और मादा जनक भाग लेते हैं। नर जनक से नर युग्मक, जिसे हम स्पर्म कह देते हैं, नर शंकु भी कह देते हैं, और मादा जनक है, इससे ओवम या एग सेल बनती है। नर जनक है, इनकी संख्या भी अधिक होती है, चलनशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। मादा जनक है, संख्या में कम होते हैं और ये अचलनशील होते हैं। बाकी इनमें अलग अलग हम देखें प्लांट्स में तो इनका अलग अलग टाइप है। ब्रायोफाइटा में कभी इनको कुछ कह देते हैं, फिर आगे टेरिडोफाइटा में जैसे शंकु कह दिया, इसी प्रकार जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर हमने बात की, इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक होता है निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन होने से पहले क्या होता है? तो युग्मक जनन, यानी युग्मक बनेंगे नर और मादा युग्मक। फिर उनका क्या होगा? स्थानांतरण, यानी ये नर युग्मक बना है तो उसका स्थानांतरण होकर कहाँ तक पहुँचेगा? मादा युग्मक तक। सेकंड स्टेप हमने देखा क्या होगा? निषेचन, यानी दोनों का क्या होगा? आपस में संलयन होगा, तो इसे युग्मक संलयन भी कह देते हैं और फर्टिलाइजेशन भी। फर्टिलाइजेशन के हमने फिर 2 टाइप देखे,
एक्सटर्नल बाह्य और आंतरिक। फिर हमने बात की कि निषेचन के बाद क्या होता है। बाद क्या होगा कि दोनों जो युग्मक है उनका जब निषेचन हो गया तो उससे क्या बनेगी, 2n सेल। युग्मनज हमेशा कौन सी कोशिका होती है, 2n कोशिका होती है, और इसमें आगे लगातार समसूत्री विभाजनों और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिसके अलग अलग चरण होते हैं परिवर्धन के और अलग अलग इनका समय होता है। तो इससे एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन। लास्ट छोटी सी एक डेफिनेशन और है कि प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है, अंडप्रजक और सहजीव प्रजक। अंडप्रजक मतलब एग से जीव का निर्माण होता है। तो इन प्राणियों में निषेचन तो आंतरिक है, जैसे कि हम बात करें पक्षी और रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स मतलब जैसे सांप है, छिपकली है, सरीसृप, हाँ इन्हें सरीसृप वर्ग कहते हैं, सरीसृप। इस वर्ग में आंतरिक निषेचन होने के बाद किसका निर्माण होता है, एग। और ये एग परिपक्व होने के बाद या अपने निश्चित समय के बाद किसका निर्माण करता है, जीव का निर्माण करता है। तो ये कौन से जीव होते हैं, अंडप्रजक। सजीव प्रजक से अभिप्राय है कि इनमें भी निषेचन तो कौन सा होगा, टर्म है सजीव प्रजक या जरायुज। इनमें भी निषेचन तो टाइप कैसा होता है, आंतरिक। ये हम देखते हैं कौन से वर्ग होते हैं, स्तनधारी वर्ग, जिनमें आंतरिक निषेचन यानी मादा के शरीर में निषेचन होने से क्या बनता है, युग्मनज। और युग्मनज में भ्रूणोद्भवन प्रोसेस के बाद किसका निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है। और जीव का प्रसव प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जन्म होता है। तो ये क्या कहलाता है, सजीव प्रजक या जरायुज, जिनमें किसका जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। और इनमें एग से जीव का निर्माण होता है। तो ये क्या है, अंडप्रजक, और ये कौन से होते हैं, जरायुज या सजीव प्रजक। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।